सभी का स्वागत है फ्री स्टडी चैनल पर। और मैं समझता हूं कि आप जो मेट्रो की तैयारी है वो जोरों शोरों से कर रहे होगे, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 घंटे की जो वीडियो है कंपाइलेशन वो भी डलवा दी है। और भी वीडियो आती रहेंगी। आपकी मैथ के लिए प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर दी थी कि मैथ की भी वीडियो देखनी है। आपकी 5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो मैथ में भी कोई कसर नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो आप जो आपका करंट अफेयर है वो भी चल रहा है, मैथ का भी चल रहा है और टेक्निकल तो चल ही रहा है आपका, ठीक है। टेक्निकल में मैंने जो 3 घंटे की क्लास है वो डाल दी, और भी मैं बड़ी बड़ी क्लासें ऐसे ले लूंगा जिससे कि जो आपका जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो कवर हो सकें, ठीक है। और अपनी जो मेट्रो की तैयारी है वो जोरों जोरों से लगा कर रखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए और जितने भी तरीके के क्वेश्चनों में वैरायटी देखने को मिलती है कहीं से भी, इस चैनल से या आपको बुक से या कहीं से भी वैरायटी मिलती है क्वेश्चन को देखने की, तो वो देखिए, आप उस क्वेश्चन को देखिए, उनको लगाइए, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस सेट जो अपना जो प्रैक्टिस आपके लिए क्वेश्चन थे वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ नहीं मिलती, उसका मेन कारण ये है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे जब वहां पर फ्री स्टडी लिख के आता है, ठीक है, वहां पर फ्री स्टडी जो ऊपर लिख करके आता है नाम, वहां पर आपको क्लिक करना है। नाम को जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, फ्री स्टडी करके नाम लिख करके आएगा वहां पर ऊपर, जब आप मैसेज करते हो चैनल में नीचे, ठीक है, जो आप ग्रुप बनाया, जो टेलीग्राम पर ग्रुप है ना, उसमें जो फ्री स्टडी ऊपर लिखा हुआ रहता है, जब आप नीचे टाइप करते हो तो ऊपर फ्री स्टडी लिखा हुआ आता है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने पर, ठीक है, 3 ऑप्शन करके आएंगे, एक जिसमें से होगा फाइल लिखा होगा, ठीक है, उस फाइल पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही उस फाइल पर आप क्लिक कर देते हो, ठीक है, क्लिक कर देते हो, तो क्या होगा, वहां पर जितनी भी अभी तक मैंने फाइलें उधर अपलोड कर रखी हैं, जितनी भी फाइलें मैंने पीडीएफ वहां पर डाली हुई हैं, वो सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे कहते हैं पीडीएफ नहीं डाली सर, पीडीएफ नहीं डाली, तो पीडीएफ सारी वहीं पर है। बस आपको क्या करना है, आपको फ्री स्टडी जो आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा वहां पर ऊपर जाना है, फ्री स्टडी, ठीक है, वहां पर क्लिक करना है नाम के ऊपर, तो वहां पर जो फाइल वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है, तो वहां पर सारी पीडीएफ आ जाएंगी। 50 से ज्यादा वहां पर पीडीएफ मैंने डाल चुका हूँ वहां पर, ठीक है, बाकी और डलती रहेंगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, जो सेशन है वो आज का स्टार्ट करते हैं, इसके बाद मैथ की क्लास आ जाएगी, ठीक है। तो मैथ की क्लास भी जरूर देखना है आपको, क्योंकि मैं उसमें जितने भी, जैसे वो प्रैक्टिस सेट चल रहा है और मैं उसमें इजी तरीके से कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, कि आपने कुछ भी पढ़ा होगा ना अगर, तो वो और इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो वहां पर मैं इजी मेथड बता रहा हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेशन को आसान करके और उसको जो है पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं ये सेशन आज का। और जो ये पहला क्वेश्चन है ये मैं आप ही के नाम छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि कलर कोडिंग के ऊपर है और इसे मुझे लगता है आप सॉल्व कर दोगे इजी तरीके से, मगर कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है, कमेंट में आंसर देना मत भूलना। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द रिएक्टेंस वैल्यू ऑफ 1 माइक्रोफैराडे, इसको माइक्रो में, इसको माइक्रो कहते हैं, ठीक है, 1 माइक्रोफैराडे, ठीक है। अगर मैं 1 फैराडे में देखूं तो कितने होते हैं, 1 फैराडे में, ठीक है, 1 माइक्रोफैराडे, ठीक है, मिनी फैराडे, माइक्रोफैराडे, इस तरीके से ये चलता रहता है। अगर 1 माइक्रोफैराडे में देखूं तो 10⁶ जो ये है हमारा माइक्रोफैराडे होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कह रहा है, हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, एक डीसी परिपथ है, मैं 1 माइक्रोफैराडे, ये क्या है हमारा, संधारित्र का प्रतिघात मान कितना है। अब वो आपको पता, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जब हम इसमें देंगे तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके की फ्रिक्वेंसी नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी, फ्रिक्वेंसी जो बनती है ना आपकी, वो यहाँ पर नहीं बनेगी। यहाँ से क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चनों की वैरायटी लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर कई कई तरीके की क्वेश्चनों की वैरायटी लेकर आ रहा हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। क्वेश्चनों को यहाँ पर दिया है डीसी करंट। अब जब हम किसी भी सर्किट में डीसी करंट देते तो वहां पर कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती, डीसी करंट सीधा लाइन यू करके जाता है। मैं यहाँ समझा दूँ आपको थोड़ा, ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप अच्छी तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख जाओगे। अगर मैं एसी की बात करता हूं तो एसी का आपने देखा होगा कि साइन वेव बनती है यूं करके, एक बार हाफ साइकिल ऊपर जाएगी, हाफ साइकिल पॉजिटिव होगी, एक बार के लिए हाफ साइकिल नेगेटिव होगी, तो इस तरीके से ये जो है
वो साइकिल बनती रहती है। मगर मैं डीसी की बात करूँ, यहाँ पर ये मान लेते हैं 2 वोल्ट हमने दिया है, यहाँ पर ये 2 वोल्ट है पॉजिटिव और ये है 2 वोल्ट नेगेटिव, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये 2 वोल्ट नेगेटिव, ये 2 वोल्ट पॉजिटिव। अगर यहीं मैं बात करूं डीसी की, तो डीसी में क्या होगा, ये जीरो होता है, ठीक है, ये एक्सिस होता है हमारा, ये जीरो होता है। अगर यहाँ पर मैं 2 वोल्ट की बात करूं डीसी की, तो डीसी यूं करके सीधा जाएगा, इसमें कोई भी वेव नहीं बनती। कोई भी अगर जब भी वेव नहीं बनेगी तो वहाँ पर जो है फ्रिक्वेंसी नहीं बन पाएगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो होती है, फ्रिक्वेंसी को हम किससे दर्शाते हैं, फ्रिक्वेंसी को अगर हमें सॉल्व करना हो तो किससे, जो साइकिल होती है, जो एक साइकिल बनेगी, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है, एक साइकिल बोले तो जो ये साइकिल बनती है हाफ हाफ, ये हाफ सर्कल ऊपर और हाफ सर्कल जो नीचे बनता है, ठीक है, इसको मिला के एक सर्कल बन जाता है। तो एक सर्कल, पूरे सर्कल को यहाँ पर एक साइकिल कहा जाता है। तो एक साइकिल में कितना, अगर हम इसको पाई वैल्यू में लिखना चाहें, तो एक सर्कल में जो हमारी पाई वैल्यू होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो कितनी होती है, 2 पाई, इधर जाके यहाँ पर पाई होती है, ठीक है, 0 होता है यहाँ पर, फिर पाई, फिर 2 पाई, ठीक है, तो कितना होता है, 2 पाई यहाँ पर होती है, ठीक है। एक सर्कल जो बनेगा वो 2 पाई होती है, और 2 पाई बोले तो 360 डिग्री का वो एंगल बनाता है यहाँ पर, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी को साइकिल अपॉन टाइम में लिखा जाता है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। ये आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं ये जो मैं बताता जाता हूँ, साथ में इसको आपको समझना है ढंग से, ठीक है। ये बता दिया। अब यो मैंने बताया यहाँ पर सीधी एक लाइन करके जाती है, यहाँ कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी नहीं होती। आपने एक पॉइंट में याद क्या रखना है, एक तो यहाँ पर कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, नो फ्रिक्वेंसी, नो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जो पॉइंट मैं बताते जा रहा हूँ वो आपको याद रखना, ठीक है, फिर उससे क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। इसमें कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती। अब आता है रिएक्टेंस, जो आप कैपेसिटेंस रिएक्टेंस होता है, उसका जो कैपेसिटर रिएक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। दरअसल उसका फॉर्मूला मैं आपको कई बार इसलिए बताया करता था ताकि आपको वो याद हो जाए, उस पर कोई भी क्वेश्चन बने आप जल्दी से कर दो। उसको कहते हैं 1/2 पाई एफ और सी, ठीक है, एफ सी होता है। अब जब यहाँ पर आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी तो जीरो है, फ्रिक्वेंसी तो भाई हमारी जीरो है, नो फ्रिक्वेंसी, नो फ्रिक्वेंसी मीन्स जीरो फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर जैसे ही हम जीरो रखेंगे, 1/2 पाई, पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हो, 3.14 भी ले सकते हो, ठीक है। और जैसे ही मैं इनटू में यहाँ पर जीरो रखूँगा, और यहाँ पर कितना भी फेरेडे है उससे हमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जब अगर यहाँ पर हमारा कोई भी मल्टीपल में जीरो आ जाता है। अब ये जीरो क्या करेगा, इसे भी जीरो कर देगा मल्टीप्लाई होने से, और इसे भी जीरो कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बन करके आएगा, 1/0। और जब भी 1/0 वाली टर्म बनती है तो वो जो टर्म होती है नॉन डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी कहलाया जाता है। वो टर्म हमारी कौन सी हो जाती है, अनंत काल, मतलब अनंत चली जाती है वो, ठीक है। वो उसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो इन्फिनिटी टर्म बन जाती है। तभी कहते हैं कोई भी डिजिट आप सॉल्व कर रहे हो उसके नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आते ही वो इन्फिनिटी टर्म हो जाती है, उसको उसका सॉल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाता है कई कई केस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना है, ये इन्फिनिटी है, जीरो टर्म नीचे आ गई, क्योंकि यहाँ पर डीसी वोल्टेज दे दिया। डीसी वोल्टेज में कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती, यहाँ मैंने आपको बताया। और जब कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, जीरो फ्रिक्वेंसी होती है, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हम जीरो रखेंगे, और जैसे हम जीरो रखते हैं तो ये नीचे का जो सारा है वो जीरो हो जाएगा, और जीरो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको करना किस तरीके से वो मैंने यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर बस क्वेश्चन, अगर आपको अब मैंने ये कंसेप्ट बता दिया, ये सारा कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, आप देखेंगे डीसी, डीसी का मतलब नो फ्रिक्वेंसी, नो फ्रिक्वेंसी से मतलब नीचे जीरो आ जाएगा, ऊपर वन रहेगा। उसी तरीके से जैसे आप सोचोगे ना, ऊपर वन रहेगा नीचे जीरो, यानी कि वो टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी, और डायरेक्ट टिक कर दोगे, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा कुछ, ठीक है। ये अभी मैंने बता दिया, तो इसको माइंड में होल्ड कर करके रखना है। और जैसे यहाँ पर डीसी आता है तो डीसी में नीचे जीरो हो जाएगा, ऊपर वन होगा, तो इन्फिनिटी टर्म बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात होती इंडक्टेंस की, कैपेसिटर नहीं दिया रहता, इंडक्टेंस दिया रहता, और इंडक्टेंस यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू दी होती है हेनरी में,
वहाँ क्या होता है, वहाँ पर जब इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो होता है, हाँ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला आपको मैंने कई बार कराया है, 2 पाई एफ सी एफ एल, ठीक है एफ एल। तो यहाँ पर भी अगर डी सी दिया होता तो यहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी जीरो हो जाती, जब ये जीरो हो जाती तो ये सारा ही जीरो हो जाता। उस कंडीशन में क्या होता, जो हमारा कैपेसिटी जो इंडक्टेंस रिएक्टेंस है वो इस केस में क्या आता, जीरो आता, ठीक है। इस केस में जीरो आता और इस केस में इन्फिनिटी आता, ठीक है। दोनों केस मैंने समझा दिए, दोनों ही केस बनेंगे और दोनों ही केस बता दिए मैंने। अगर यहाँ पर एसी करंट होता तो एसी के साथ यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी हुई होती है आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी हुई होती जिससे आप सॉल्व करते, फिर तो आपको क्या करना था, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू रखनी थी, फिर उसको सॉल्व करना था। यही है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पूरा क्वेश्चन को मैंने इसका प्लास्मोटम पूरा मतलब खोल के आपके सामने रख दिया, और किस तरीके से इसमें कितनी वैरायटी बन सकती है सारी। देखो एक क्वेश्चन ये बताया मैंने, सर कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हो। मैं जितनी भी वैरायटी बन सकती है क्वेश्चन में, ठीक है, जितने भी बदलाव आ सकते हैं क्वेश्चन में वो सारे लेकर के चलता हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में वो बदलाव दिखें फिर तो बहुत बेकार वाली बात हो गई ना, क्योंकि आपको एग्जाम में वो बदलाव दिखेंगे तो फिर आप करके कैसे आओगे। तो इस वजह से मैं जितने भी बदलाव बन सकते हैं क्वेश्चन के अंदर वो लेकर के चलता हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। दो ये होगा डीसी में और दो होगा एसी में, ठीक है। दोनों डीसी और एसी दोनों में मैंने बता दी, यानी कि 4 तरीके के क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिया आपको, ठीक है। 4 तरीके की वैरायटी बता दी इसमें। अब कह रहा है द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है। अभी मैं बता रहा था आपको, उस टाइम मैंने इसका आंसर आपको बताया था, ठीक है। जब मैं इंडक्टेंस की रिएक्टेंस की बात कर रहा था, इंडक्टर की रिएक्टेंस की बात कर रहा था, तब मैंने वहाँ पर जो है इसकी वैल्यू बताई थी। तो यहाँ पर ये आंसर जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है, सिर्फ इसका नहीं देना है, ये किसका होता है, इसके मतलब ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है। इन चारों का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक डायोड है यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेटर। कह रहा है हिंदी में पढ़ के बताता हूँ, वोल्टा नियामक के रूप में प्रयुक्त डायोड डैश है। कौन सा डायोड यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर। वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर आपका जो डायोड है वो यूज किया जाता है जेनर डायोड, और ये कई बार पेपर में पूछा गया है, ये आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। और जब भी इसे वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज करते हैं तो इसको यूज करते हैं रिवर्स ब्यास पे, ठीक है, रिवर्स बेस पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलते हैं आगे। कह रहा है 6ठा क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब एक बैटरी में 4 सेल समांतर में संबंध हैं, प्रत्येक सेल में 1.5 वोल्ट तथा 4 एम्पियर का अनुमानतक है। बैटरी का एम्पियर घंटा ये क्या अनुमतांग डैश है, ठीक है। कह रहा है इन अ बैटरी 4 सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच सेल हैज अ रेटिंग ऑफ 1.5 वोल्ट एंड 4 एम्पियर हावर। द एम्पियर हावर रेटिंग ऑफ द बैटरीज, एम्पियर हावर कितना होगा बैटरी का। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। जो कल जो 3-3.5 घंटे की क्लास थी उसमें भी एक क्वेश्चन ये फंसा था, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था, यहाँ पर भी मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। दो कंसेप्ट है, दोनों को दिमाग में छाप लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर पैरेलल और सीरीज की दोनों में मैं सेल का बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पैरेलल की, एक सेल ये लिया, एक सेल ये लिया, दोनों के जब पैरेलल में होते हैं तो जो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, जो पोटेंशियल टर्मिनल होते हैं, जैसे कि जो पॉजिटिव साइड का पॉजिटिव ही लेना होता है, नेगेटिव साइड का नेगेटिव ही कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ये बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर 4 सेल ले लिए मैंने, यहाँ पर जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक है। अब जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ से जब मैं इसका वोल्टेज चेक करूँगा,
अगर ये वोल्टेज है 1.5 वोल्ट का है अगर सेल, और ये भी 1.5 वोल्ट का है, सारे यानी कि 1.5 वोल्ट के हैं यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, पैरेलल में लगाने से जो इनका जो वोल्टेज है वो भी पैरेलल चला आएगा, यानी कि वोल्टेज में कोई भी बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 1.5 वोल्ट निकल करके आएगा। यानी कि जब हम पैरेलल कोई भी बैटरी या सेल लगाते हैं, ठीक है, पैरेलल में लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होता। इस बात को गांठ बांध लीजिए दिमाग में कि वोल्टेज चेंज नहीं होता जब पैरेलल श्रेणी में लगा रहता है। ठीक है, जब पैरेलल आपको दिखाई दे जाए यहाँ पर समांतर में, ठीक है, तो वहाँ पर जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होता। अगर वोल्टेज नहीं चेंज हो रहा तो एम्पियर चेंज होगा, दोनों में से एक ही चीज़ तो चेंज होगी। ठीक है, अगर हम एम्पियर की बात करें तो 4 एम्पियर यहाँ पर, 4 एम्पियर यहाँ पर, ठीक है, 4 एम्पियर यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है 4 एम्पियर पर हावर, 4 एम्पियर हावर, 4 एम्पियर हावर है ना, तो 4 एम्पियर हमारा ये रहा, यहाँ पर इसको लिख लेंगे, यहाँ पर 4। अब ये चारों ऐड हो जाएंगी, अब चारों ऐड 4 4 करके कर दो, या 4 4 जा 16 कर दो, यानी कि 16 एम्पियर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 16 एम्पियर 1 घंटे में यहाँ पर खपत होगी, 16 एम्पियर हावर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ये भी राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हुआ करे ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो बेझिझक। ठीक है, मैं अगर ऑनलाइन हुआ तो उस टाइम ही आंसर दे दूंगा, नहीं तो थोड़ा लेट भी हो सकता है, मगर आपको आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ सीरीज की, अब यहाँ पर पैरेलल में तो वोल्टेज चेंज नहीं हुआ, मगर सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज चेंज होता है, यहाँ पर वोल्टेज वेरी करता है। ठीक है, और यहाँ पर टर्मिनल भी एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव से जुड़ करके चलता है। ठीक है, यहाँ पर सभी के ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव। ठीक है, मगर इसमें क्या होता है, सीरीज में पॉजिटिव पहले का दूसरे का नेगेटिव जुड़ करके चलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँ, सेल बनाता हूँ, ठीक है, ये हुआ, फिर यहाँ पर फिर ये जुड़ा पॉजिटिव, ठीक है, फिर ये नेगेटिव, फिर यहाँ पर जुड़ा, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। कितना होगा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ठीक है, अब ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब जो आप कह सकते हो ये एक को छोड़कर एक पॉजिटिव रहता है, एक को छोड़कर एक नेगेटिव रहता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर ये सीरीज श्रृंखला में लगा दिया गया, ये सीरीज में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज जो है हमारा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर हमारा नेगेटिव रहेगा ये। ठीक है, जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर जो एम्पियर है वो एम्पियर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एम्पियर में कोई बदलाव नहीं आएगा। और अगर बात करूँ यहाँ पर वोल्टेज की, तो वोल्टेज यहाँ पर वेरी करेगा, वोल्टेज आएगा कितना, देखते हैं कितना आएगा। पर सेल कितने का है, 1.5 वोल्ट का है। ठीक है, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, 4 सेल लगाए हुए हैं। 15 चौके कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, 15 चौके 60 हो गया, तो 60 है तो 60 यहाँ पर लिख दो एज इट इज़, और बीच में यहाँ पर पॉइंट लगा दो। ये सिंपल तरीका होता है करने के लिए, क्योंकि बीच में सभी के पॉइंट है तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो 6 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, 6 वोल्ट इसका यहाँ पर आंसर होगा, अगर ये सीरीज में यहाँ पर पूछा हुआ होता तो। ठीक है, बाकी आप इसको जोड़ के करोगे तब भी यहाँ पर आपका 6 वोल्ट आएगा। ठीक है, 6 वोल्ट आएगा, आप जोड़ के करो या 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो और बीच में पॉइंट लगा दो तो आपका तब भी सेम आंसर आएगा। दोनों तरीके से मैंने कैलकुलेशन भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आप अटको ना किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी मैं साथ के साथ यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बाकी आंसर इसका अगर सीरीज में दिया हुआ होता तो आंसर इसका जो होता, जो वोल्टेज में अगर पूछा जाता तो 6 वोल्ट यहाँ पर आंसर होता। यहाँ पर पूछा पैरेलल में गया तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी इसका राइट आंसर है। बाकी दोनों जितनी भी वैरायटी बनती है ना, ये वैरायटी बनती है इसमें और एक ये वैरायटी बनती है, दोनों वैरायटी मैंने इसमें बता दी है। ठीक है, चलते आगे। कह रहा है 0.5 एम्पियर की धारा 2 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, प्रतिरोध में क्षैतिज शक्ति कितनी है।
अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर फ्लो थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम, व्हाट इज द पावर डिस्पैच इन द रजिस्टर। तो ठीक है, रजिस्टर की पावर जो पूछी है वो कितना उसमें जो कंज्यूम करेगा पावर, ठीक है, वो निकालते हैं। पावर का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बताया था आपको, क्या होता है, V इंटू आई होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने I की वैल्यू आपको बता रखी थी, क्या होती है, V अपॉन R होती है, ठीक है। और मैंने V की वैल्यू बता रखी है आपको, I इंटू R होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में देखना है क्या दिया हुआ क्या है। यहाँ पर हमें I दिया हुआ है और R दिया हुआ है। I कितना है 0.5 एम्पियर और R कितना है 2 ओम, ठीक है। जो यहाँ पर दिया हुआ है वो वहाँ पर रख देना है, ठीक है। अगर V की जगह मैं I रखता हूँ, V की जगह यहाँ पर देखो ये V लिखा है ना, V की जगह मैं I रखता हूँ तो क्या आएगा, P इक्वल टू I R और I, ठीक है। यहाँ इंटू है, ये भी इंटू है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बन करके आएगा वो I का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2I है ना, जब दो सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 4 हो जाता है, ठीक है। अब 4 को हम लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ये मैं स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर इंटू ये R आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जिसको अभी मैंने ड्राइव किया है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब एज इट इज़ इसमें वैल्यू रख देनी है, 0.5 है तो 0.5 की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर और इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इंटू 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना। अब जब 2 से इसका स्क्वायर करोगे तो 2 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 25 होगा, मगर जो पॉइंट है वो पॉइंट एक आगे सरक जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा आंसर वो 0.25 आंसर आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर निकल करके आएगा, ठीक है, 25 दूनी कितना होता है, 50 होता है, तो 0.5 निकल करके आएगा यहाँ पर, ठीक है। जो पावर होगी वो 0.5 क्या होगी, वाट होगी। क्या होगी, पावर हमेशा वाट में, पावर को हमेशा किस में नापा जाता है, वाट में। जो पावर है वो हमारी वाट में आएगी और कितनी पावर की खपत होगी, यहाँ पर 0.5 वाट की खपत होगी, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर करना है। बाकी आपको यहाँ देखना है क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, यहाँ क्या देखना है, प्रतिरोध दिया हुआ है, करंट और प्रतिरोध दिया हुआ है। तो ये देखने के बाद आपके माइंड में सीधा ये क्लिक करना चाहिए, ये नहीं लिखना, ठीक है। ये ऊपर का आपका कोई मतलब का नहीं है, बाकी याद पता होना चाहिए क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। मगर जो मैं क्वेश्चन को देख करके बता रहा हूँ, क्वेश्चन को आपने ये देखना है, ये देखना है, ठीक है। ये दोनों पता होने के बाद सीधा यहाँ पर जंप करना है। यहाँ पर जंप करने के बाद सीधा इसका सॉल्यूशन निकालना है और सॉल्यूशन इस तरीके से निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन इस तरीके से सीधा आंसर देकर टिक कर देना, जल्दी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं एक क्वेश्चन के, कह रहा है 120 पिको फैराडे के 3 संधारित्र एक ही श्रेणी में अवंदित हैं, प्रभावी धारित है। कह रहा है 3 नंबर ऑफ पीएफ, 120 पीएफ यानी कि पिको फैराडे कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। कैपेसिटर का फॉर्मूला जो होता है वो सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए दोनों के लिए बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं कैपेसिटर को सीरीज में देखता हूँ तो 1/C2 सी टोटल, और कितने कैपेसिटर दिए हैं, हमें 3 कैपेसिटर दिए हैं, तो C1 यहाँ पर C1 होगा प्लस C2 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। ये तो हमारे सीरीज के लिए हो गया। अगर यहीं मैं बात करूं पैरेलल के लिए, ये सीरीज के लिए हो गया। अगर मैं पैरेलल के लिए बात करूं यहाँ पर, ठीक है, पैरेलल की बात करूं तो यहाँ पर डायरेक्ट जो आपका जो कैपेसिटेंस है वो आपका ऐड हो जाएगा। क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूँ, ठीक है,
1/c ये टोटल हमें निकालना है। कितना दिया गया है? 120 दिया गया है। चलो यहाँ पर 120 रख दीजिए। फिर यहाँ पर क्या दिया है? 120, फिर दोबारा 120। मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा यहाँ पर आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर 120 यहाँ पर रख दिया। अब इसका जब एलसीएम लोगे नीचे का तो वो 120 का 120 रहेगा और ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। जब 3 से इसको काटेंगे तो 40 बार में जाएगा, 1/40, ठीक है। 1/40, 1/c सी जो कैपेसिटेंस टोटल है वो 1/40 आ गया, ठीक है। अब सी टोटल की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। तो सी टोटल की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो कितनी आई है? 40 पिको फैराडे, पिको फैराडे। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ए, ठीक है। एक तो तरीका ये है। अब इसी में शॉर्टकट तरीका ये है, आपको यहाँ पर देखना है सीरीज में दिया गया है। अच्छा, सीरीज में दिया गया है, क्या दिया गया है? कैपेसिटर दिया गया है सीरीज में। आपने देख लिया सीरीज में दिया गया है, कैपेसिटर सीरीज में दिया गया है, ठीक है भाई। और 3 वैल्यू और 120 की, ठीक है। वैल्यू भी सेम है सबों की, यानी कि नीचे की जो डिजिट है वो तो सेम होगी। ऊपर देखना है कितना आ रहा है, ऊपर 3 आ रहा है। 3 जैसे ये 3 आ गया यहाँ पर, यहाँ 120, यानी कि नीचे तो 120 ही रहेगा, ऊपर 3 आ रहा है। 3 से जब हम इसको काटेंगे, 3 से इसको काट देना है, कितने बार में जाएगा? जैसे 3 से इसको जैसे डिवाइड करोगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर पैरेलल में होता तो 120 दिया हुआ है, ठीक है। और 120 की, यानी कि 120 की 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। 12 या 36, यानी कि 360 यहाँ पर 360 कितना आया था हमारा? 360 पिको फैराडे आया था इस केस में। 360 पिको फैराडे यहाँ पर आपका आंसर आया था, ठीक है। अगर यहाँ पर पैरेलल दिया होता तो, ठीक है, पैरेलल केस में ये आंसर आ सकता था और सीरीज में ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। सीरीज में ये आंसर आएगा, यहाँ पर मैंने बता दिया ये, ठीक है। करना कैसे है ये तो मैंने लॉन्ग मेथड बता दिया, ठीक है। जिसको आता नहीं होगा वो लॉन्ग मेथड देख लेगा एक बार। बाकी करना किस तरीके से वो यहाँ पर मैंने बता दिया कि 120 देखना, 120 देखना, पहले देखना क्या है, कैपेसिटर है। अच्छा, कैपेसिटर है, किस में लग रहा है? सीरीज में, पैरेलल में। जैसे आप देखोगे सीरीज में, यहाँ पर देखोगे वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही पर कैपेसिटर की, यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही कैपेसिटर की। तीनों कैपेसिटर एक ही वैल्यू के, यानी कि नीचे जो एलसीएम लोगे वो 120 का 120 ही रहेगा। और कैपेसिटर कितने हैं? 3 है। 3 से इसको डिवाइड कर देना, जैसे ही इसको डिवाइड करोगे वही आपका आंसर हो जाएगा और तुरंत टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर देना है, ठीक है। ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये आ गया स्पीड टाइम, वो स्पीड एंड डिस्टेंस से, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, इसमें डाल दिया शायद, तो ये देख लेते हैं किस तरीके से होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में है और 10 जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ठीक है। कह रहा है एक कार है, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। 60 किलोमीटर घंटा की औसत गति से चलने वाली कार 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस दूरी को तय करने में लिया गया समय डैश है। कह रहा है कितना समय में वो क्या कहता है इतनी दूरी तय कर लेगा इतनी स्पीड से, ठीक है, गति इतनी। एक कार रनिंग एट एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंसेस, ठीक है। वो डिस्टेंस को टाइम कवर करने में कितना मतलब टाइम लेगा। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज में लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? स्पीड यानी कि गति, दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि घंटा, ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर दिया क्या है? यहाँ पर हमें दिया गया है स्पीड दी है और हमें दिया गया है डिस्टेंस। जब स्पीड और डिस्टेंस हमें पहले से ही दी हुई है तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड हमें दी हुई है, टाइम हमें निकालना है, तो जो ये डी है, ये डी है, डी मतलब डिस्टेंस, इसको उठा के इधर ले आएंगे और जैसे ये इधर आएगा तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन करके आएगा एस अपॉन डी अपॉन इक्वल टू 1/t। अब ये अपॉन में टी आ रहा है, इसको टी को जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो ये डी भी यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, एस नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लिखना चाहते हैं ये यहाँ पर t/1 आ गया क्योंकि हमने इस पूरे को पलट दिया है, यहाँ पर d/s आ गया। अब जब हम इसको लिखेंगे तो t ऐसे करके लिख सकते हैं, t/d और s, ये s है, 5 मत समझना, ठीक है इसको।
तो ये फॉर्मूला होता है बेसिक, ये मैंने ये अभी मैंने ड्राइव करके दिखाया, बदल करके दिखाया आपको, बाकी आपको याद ये फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। अब हमें टाइम निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन अब ये बन चुका है। स्पीड कितनी है, ये है, डिस्टेंस कितना है, ये है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना, 0 से पहले 0 काट देंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या रहा, अब काटने का तरीका भी देखिए, आप काटोगे कटेगा भी नहीं ढंग से, और फिर आप कहोगे यार ये होगा कैसे, फिर यहाँ आप उलझ जाओगे कैलकुलेशन में। तो इसको काटने का तरीका देखो किस तरीके से, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग से थोड़ा काटना है तो आसानी से कट जाएगा। यहाँ पर क्या है, 60 है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, आप यहाँ पर देख लोगे डायरेक्ट 0 से 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब 45 यहाँ पर लिखा है तो 9 और 5 यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 और 3 लिख सकते हो ना, कुछ बदला नहीं बदला। 9 पंजे 45 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 पंजे 2 तिया 6 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 से इसको काट दोगे, 3 तिया 9, ठीक है। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 15/2। 15 का आधा कितना होता है, 15 का आधा अगर आप करना जाओगे तो वो 7.5 होता है, ठीक है। 7.5 होता है। आपको कैसे पता चलेगा, 7 और 7 कितना होता है, 14 होता है। अगर 7 में आधा बढ़ा दोगे, 7 और 7 कितना होता है, 14 होता है। अगर 7 में आधा बढ़ा दोगे, आधा यहाँ पर बढ़ा दो, आधा यहाँ पर बढ़ा दो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से दिमाग खोल करके रखना जब पेपर करना होता है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन में अगर तुम फंस गए तो 7.5 आंसर क्या, कुछ भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। वहां पर उलझ करके रह जाओगे आपके, ये करूं कि ये करूं, टिक क्या करूं इसमें से टिक, ठीक है। तो उस तरीके से आपको नहीं उलझना है, तो कैलकुलेशन पर थोड़ी कमांड रखनी है। आप मेरी जो मैथ की क्लास है वो देखिए, आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी और बढ़िया तरीके से आप 5 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर करके आओगे, ठीक है। तो 15.5 का आधा यहाँ पर 7.5 हो जाएगा, 7.5 जैसे ही हो जाएगा तो 7.5 घंटे लगेंगे उसको 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, ठीक है। कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 7 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। चलते हैं आगे, यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द गेज ऑफ वायर फ्रॉम 22 AVG से 26 AVG तक, ऑल द पेरीमीटर रिमेनिंग सेम, ठीक है। ये 12वां हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जो हमारा वायर होता है, तार होता है, ठीक है, उसमें एक स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, ठीक है। ये AWG है, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है वो समझिए। वायर गेज होता क्या है, वायर गेज दरअसल इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि जो इसका पूरा एरिया है, क्षेत्रफल है बाहर का, उसको यहाँ पर बताता है कि तार कितना मोटा है, ठीक है। ये तार है हमारा, यहाँ पर ये अंदर तार है इसके, ठीक है। ये मैं ऐसे बना देता हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा, जो शेडेड पार्ट है ना, ये जितना मोटा होगा, एक तो देखो 2 तरीके के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ये तार है, ठीक है, ये इसका भाग है, ठीक है। इसको मैंने सामने फ्रंट ऐसे तार था ना, इसको मैंने खोल के ऐसे करके कर दिया, सामने रख दिया, तो इसका ये जो आ गया वो SWG आ गया। SWG इस तार की मोटाई को नापा जाता है। अगर तार जितना मोटा होगा, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया उसका जितना बड़ा होता जाएगा, यानी कि एरिया उसका बढ़ता जाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है। अगर तार को, जैसे ये तार है, मान लो इतना ही तार आपके पास है, बस इतना ही तार है आपके पास, इसको पकड़ के आपने क्या कर दिया, खींच दिया, अब ये इतना हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसमें इलास्टिसिटी है, यानी कि इसमें तनाव है और हल्का सा आप इसको खींच सकते हो, तो आपने इतना खींच दिया। अब इस केस में क्या होगा, ये कितना मोटा था, यहाँ पर था ना, यहाँ पर मोटा, ये मैं इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, ये पतला हो गया। तार को खींचकर लंबा करने पर क्या होगा, इसका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि इसको अब इसके अंदर से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, इसके रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा। जब इसके अंदर से करंट फ्लो करोगे तो ये तार हीट होगा, तभी कहते हैं जो पतला तार होता है वो हीट हो जाता है। और वहीं अगर आप मोटा तार लेते हो तो वहां पर उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे कि ये जो एरिया है, मोटाई है तार की, वो बढ़ जाता है यहाँ पर, ठीक है।
तो इसको अगर आपको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना है इस सारी चीज़ को, तो किस तरीके से करोगे? जब आप रेजिस्टेंस की बात करते हो और तार की जो ये लेंथ है, इसको लेंथ कहते हैं, ये लेंथ है, ठीक है। और जो ये है इसको कहते हैं एरिया, एरिया, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब क्वेश्चन इस पर भी बना है, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बना है, इस पर इस तरीके से क्वेश्चन बना है कि तार को, मान लीजिए तार इतना बड़ा है या कोई मतलब दे दी जाएगी कि 5 सेंटीमीटर बड़ा है, इसको खींचकर बड़ा कर दिया जाता है। अगर तार को खींचकर जब भी बड़ा करने की बात आएगी तो वहां पर उसका क्या प्रतिरोधक बढ़ जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी वहां पर, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको बिल्कुल डीप बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, जो आर होता है यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया क्या जाता है। अब क्या कहेगा? अब यहाँ पर कहेगा कि एक तार था, कोई भी तार था, ठीक है, उसको कंप्रेस किया जाता है या उसको क्या कहता है, उसका क्षेत्रफल जो है, एरिया है, उसका बढ़ा दिया जाता है। अगर जहाँ पर एरिया बढ़ाने की बात आएगी तो वहाँ पर क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर कम हो जाएगा जब इसे बढ़ाएंगे, इसे जब हम बढ़ाएंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ठीक है। हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये बढ़ेगा तो हमारा ये भी बढ़ेगा, ठीक है। और इन्वर्सली यानी कि अपॉन में कोई भी डिजिट रखी हो, यहाँ पर इक्वल टू में हो, तो जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम से आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा और ढंग से आ गया होगा, ठीक है। बाकी आंसर तो मैंने शुरू में इसका बता दिया था, बाकी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता दोगे, क्योंकि सारी कहानी मैंने आपके सामने खोल करके रख दी है यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है डोपिंग मटेरियल फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मटेरियल में बताना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में बताना है डोपिंग के लिए कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया जाता है। अभी मैंने इसका क्वेश्चन कराया था, कुछ ही क्लास से पहले कराया था, 1-2 क्लास पहले कराया होगा, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल की डोपिंग मैंने बताई थी, यहाँ पर पी टाइप की बताई थी और एन टाइप की बताई थी। इन दोनों के जितने भी एन टाइप और पी टाइप की सेमीकंडक्टर मटेरियल डोपिंग यूज की जाती है, उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे। इसका तो दोगे ही दोगे, इसका तो दोगे आप, ठीक है। रिकॉल करने के लिए जितने भी मैंने आपको नाम बताए थे कि पी टाइप में कौन कौन से जो डोपिंग मटेरियल यूज होते हैं और एन टाइप में कौन से डोपिंग मटेरियल यूज होते हैं, दोनों में 3-3 मैंने आपको बताए थे। मुझे याद है मैंने आपको 3-3 डोपिंग मटेरियल बताए थे। तीनों के नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि वो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछने को मिला है, ठीक है। कह रहा है चौथा क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन है, कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच हैज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी हमारी किसकी होती है? एलईडी की होती है, एलईडी बल्ब की होती है, तभी इसको डेली लाइफ में अब यूज ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। कह रहा है सिग्नल का नॉइज जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किससे किया जाता है? जो सिग्नल का नॉइज होता है या वॉइस होता है, जो भी, अगर वॉइस की बात करें या साउंड की बात करें या नॉइज की बात करें तो वो डीबी में होता है। इसको कहते हैं डेसिबल, ठीक है, DECI, डेसिबल कहते हैं इसको, ठीक है। बाकी आप मेरे को बताओगे कि ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है और ये किसकी यूनिट है, इन तीनों का मेरे को बताओगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको जितना भी मैंने पहले का पढ़ाया हुआ है वो रिकॉल होता, कि पेपर में आपको रिकॉल करने की इतनी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ठीक है पेपर में करते हो तो काफ़ी प्रेशर रहता है उस टाइम आप भूल सकते हो चीज़ों को, तो इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन पूछ कर आपको रिकॉल कराता हूँ, ठीक है। इसका मैंने बता दिया आपको, इसका मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तीनों का, ठीक है। और बताना जरूर है, आप ही का भला होगा, मेरा कुछ भला नहीं है इसमें, ठीक है, आप ही का भला है इसमें। 17वां क्वेश्चन कह रहा कैपेसिटी ऑफ वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर की कैपेसिटी क्या होती है? ये होती है वोल्ट एम्पियर में होती है। यूपीएस की और यूपीएस की और इन्वर्टर की भी जो कैपेसिटी है वो एम्पियर हावर में होती है, वोल्टेज एम्पियर में होती है, ठीक है। कह रहा है विच ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज एज अ वोल्टेज बफर। वोल्टेज बफर में वोल्टेज बफर की बात करें तो वोल्टेज ये पास ऑन करता है
मतलब एक सर्किट से दूसरी सर्किट में। इसमें जो यूज़ किया जाता है वो कॉमन एमीटर जो वाइडली यूज्ड होता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वो कॉमन एमीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कॉमन एमीटर को यूज़ में किया जाता है। ठीक है, कह रहा है फोर विन ब्रिज ऑक्सीलेटर में, ठीक है, विन ब्रिज इस ऑक्सीलेटर में वोल्टेज गेन बताना कितना होता है। वोल्टेज गेन जो होता है वो इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, हाँ, कह रहा एक ट्रांसफार्मर है वो कनेक्ट किया जाता है किसी भी फिक्स्ड वोल्टेज से। ठीक है, प्राइमरी कॉइल है फिक्स, मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बोल देता हूँ। कह रहा एक ट्रांसफार्मर है, उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो फिक्स वोल्टेज जो हमारा एसी आता होगा उससे कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरी साइड फिक्स लोड कनेक्ट है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो व्हाट इज द इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा, क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा अगर हम जो वाइंडिंग है वो कम कर दें। उस टाइम क्या होगा, वाइंडिंग कम करने पर क्या होगा, क्या सेकेंडरी जो इंक्रीज द सेकेंडरी करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा सेकेंडरी करंट, या हैव नो इफेक्ट ऑन द सेकेंडरी करंट, या कोई भी करंट का प्रभाव नहीं होगा सेकेंडरी कॉइल में, या इंक्रीज द प्राइमरी करंट के अंदर इंक्रीमेंट आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा जैसे हम कॉइल कम कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें वोल्टेज की कटौती भी होगी, मगर जो जो हमारा करंट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर। तो बस इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी आगे के मेरे को सेट करने पड़ेंगे आपके लिए कि कौन से आपके लिए सिलेबस में है कौन से नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लगे रहिए, दिल से लगे रहिए। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आपके आखिरी तक साथ रहूँगा। ठीक है, पेपर को ढंग से अटेम्प्ट करना है, और बाकी जितनी वीडियो हैं वो आपको देखनी है। वीडियो कंसेप्ट समझने में, यहाँ पर हर वीडियो में एक ना एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। मैथ की क्लास आएगी उसे भी देखना है, जीएस की क्लास चल रही है उसे भी देखना है, क्योंकि जीएस के 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मैथ के देखे जाएँ तो 5 क्वेश्चन आते हैं, और 5 क्वेश्चनों में मैं चाहता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये कैमरे के पीछे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये जो कंटेंट देखना पड़ता है, क्वेश्चन देखने पड़ते हैं कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं कि नहीं है, सारे चेक करने होते हैं, फिर फैक्ट चेक करने होते हैं कि ये सही भी है क्वेश्चन की नहीं है। फिर इनको आपके पेपर से कंपैरिजन करना होता है कि पेपर में पिछले प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा है, फिर उसको देख करके ये लगाने होते हैं। तो आप भी, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी साथ में मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।